हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार फाइनली आप लोगों की यूपी की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मैंने इसके पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, और आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं तो वो भी बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें आप लोगों का ये 5 पेज का नोटिस डला हुआ है। तो इसमें से जो आप लोगों के लिए मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। ओके, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों की चॉइस फिलिंग के लिए टॉप 10 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की वीडियो बनाई है। आप लोगों के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की कट ऑफ की वीडियो बनाई है, तो उनकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप लोगों का 5 पेज का नोटिस है, इसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी लगनी है वो दी हुई है। आप लोगों का सिक्योरिटी मनी कितना लगना है वो दिया हुआ है। आप लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन है वो दिया हुआ है, और आप लोगों का मॉपअप राउंड को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो जो आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी है कि आप लोग जो नीट 2020 एग्ज़ाम था उसमें आप लोग एलिजिबल घोषित हुए होने चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी ये जो वेबसाइट जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसे ही कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आप लोगों की दूसरी जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की वो ये है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चाहे वो आप लोगों का आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, तो तीनों ही टाइप के कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप लोगों का यूपी का मूल निवासी होना कंपलसरी है। मतलब आप लोग यूपी के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के 3 टाइप के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। पहले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी 10th और 12th यूपी से क्वालिफाई करी हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपना जो निवास प्रमाण पत्र है, जो आप लोगों का यूपी का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होता है, वो लगाना कंपलसरी नहीं है। आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं और अगर ना चाहें तो नहीं लगा सकते। ओके, फिर उसके बाद दूसरे ऐसे टाइप के कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिनने 10th या 12th किसी एक को आपने यूपी से क्वालिफाई किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपना सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है, और आप लोगों को जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी लगाना कंपलसरी है। आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के 3rd टाइप ऑफ कैंडिडेट आ जाते हैं जिन्होंने 10th और 12th दोनों में से कोई भी पेपर यूपी से नहीं दिया हो। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लगाना ज़रूरी है, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगाना ज़रूरी है। तो ये हो गई आप लोगों की गवर्नमेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेज की एलिजिबिलिटी। अब प्राइवेट कॉलेजेस की देख लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप लोगों का जो यूपी का निवासी होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोग यूपी के निवासी नहीं हैं तो भी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने 10th और 12th यूपी से नहीं दिया है तो भी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, उसके अलावा फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो है आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगनी है। तो इसमें भी आप लोगों के डिफरेंट टाइप का आ जाता है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो आप लोगों के ST SC और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं उनका अलग है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों की जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है,
इसमें आप लोगों के 50% होना ज़रूरी है, मतलब सबका मिला के आप लोगों का 50% होना ज़रूरी है। और नीट के पेपर में आप लोगों के 50% मिनिमम होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ आप लोग पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो फिर आप लोगों को नीट में 45% मिनिमम होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर आप लोगों को जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है इसमें आप लोगों को टोटल मिनिमम 40% होना ज़रूरी है। और आप लोगों की जो नीट का पेपर होता है उसमें आप लोगों को मिनिमम 40% होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है कि जो आप लोगों की यूनानी के कॉलेजेस होते हैं, जो आप लोगों के BUMS के कॉलेजेस होते हैं, उसमें आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा 10th क्लास में आप लोगों को उर्दू की परीक्षा देना कंपलसरी होता है। अगर आप लोगों ने वो नहीं दी है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे BUMS के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस। तो इसमें आप लोगों की हर राउंड के लिए 2000 रुपये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और ये जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप लोगों की किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो या फिर नहीं हो, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप लोगों को वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी आ जाता है तो वो अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। और अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 50,000 रुपीज़ एज आ सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, ओके। अगर आप लोगों को इस काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो फिर जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों को जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आप लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों का फ़ीस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता, ठीक है, अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हो जाती है और अगर वो उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आप लोगों की जो सिक्योरिटी का मनी है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन लिया तो जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ और आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया तो जो है आप लोगों का सिक्योरिटी मनी वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो फिर आप लोगों का सिक्योरिटी मनी जो है वापस कर दिया जाता है, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है यहाँ पे रिज़र्वेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों का जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 21% रिज़र्वेशन है, ठीक है। जो आप लोगों का अनुसूचित जनजाति है उसके लिए आप लोगों का 2% रिज़र्वेशन है। जो आप लोगों का अन्य पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए 27% रिज़र्वेशन है। और जो आप लोगों का EWS कैटेगरी होता है उसके लिए आप लोगों का 10% रिज़र्वेशन है। EWS उन्हीं में एलिजिबल है जिन कॉलेजेस को इसकी परमिशन मिली हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के ये जो कैटेगरीज़ हैं इसके अलावा जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स का होता है उसमें आप लोगों का 2% रिज़र्वेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद भूतपूर्व सैनिक वगैरह में आप लोगों का 2% रिज़र्वेशन है। फिर जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए आप लोगों का 5% रिज़र्वेशन है। वुमेन कैटेगरी के लिए आप लोगों का 20% रिज़र्वेशन है। और बी ग्रेडिंग सहित C सर्टिफिकेट NCC कैडेट्स के लिए आप लोगों का 1% रिज़र्वेशन है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है आप लोगों का जो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें आप लोगों का जो SC ST और OBC है इन सब में आप लोगों का जो आरक्षण होता है यानी कि आप लोगों का रिज़र्वेशन होता है वो आप लोगों के प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं चलता, सिर्फ आप लोगों के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें ही आप लोगों का ये सारी कैटेगरीज़ के लिए रिज़र्वेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की मॉपअप राउंड को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो जो आप लोगों के इसकी काउंसलिंग में फ़र्स्ट और सेकंड राउंड हो जाते हैं उसके बाद फिर आप लोगों का मॉपअप राउंड होता है, ठीक है। तो जितनी भी बची सीट्स होंगी उनके लिए आप लोगों का मॉपअप राउंड होगा।
तो मॉपअप राउंड में आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी आप लोगों की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये होगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सबको 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना कंपलसरी होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले से सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट कर दिया था और उनको अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उन लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन उनको जो सिक्योरिटी मनी है वो देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, मॉपअप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय राउंड की काउंसलिंग में कोई भी सीट आवंटित नहीं होगी। मतलब मॉपअप राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, सिर्फ वही कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप लोगों की जो मॉपअप राउंड होता है उसमें आप लोगों की कोई भी रीशफलिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर आप लोगों की कौन कौन से कैंडिडेट्स मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी यूपी की आयुष काउंसलिंग में फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो ऐसे कैंडिडेट्स जो है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। ओके, आप लोगों का जो मॉपअप राउंड होता है उसमें आप लोगों को अगर आप चाहें कॉलेजेस चेंज करने की तो आप लोगों को कॉलेज को चेंज करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप लोग चाहें तो कोर्स को अगर चेंज करना चाहें तो आप लोग कोर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो मॉपअप राउंड में कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको मूल प्रमाण पत्र देना कंपलसरी होगा। ठीक है, अगर आप लोग मूल प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो फिर आप लोग इस काउंसलिंग से निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना कंपलसरी है। उसके अलावा फिर आप लोगों का जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, अगर आप लोग यूपी के रहने वाले हैं तो फिर आप लोगों को उसका जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम फाइटर, है ना, मतलब वही है दोनों, तो इन सब में किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो मेन पॉइंट्स थे इस नोटिस में वो मैंने आप लोगों के कवर कर लिए हैं। उसके अलावा आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं रजिस्ट्रेशन को लेके। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को काउंसलिंग के समय जमा करने वाले प्रपत्रों की चेकलिस्ट डाउनलोड अगर आप लोग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी साइट अपडेट नहीं हुई है। जब अपडेट हो जाएगी तो आप लोग यहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की सिक्योरिटी मनी के लिए दिया हुआ है कि आप लोगों को सिक्योरिटी मनी जो आप लोगों को लॉगिन करेंगे उस पैनल में जो आप लोगों को लिंक दी होगी उसी में जाके आप लोगों को अपना सिक्योरिटी मनी जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आप लोगों के ये यहाँ पे आप लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं उसके आप लोगों के फॉर्मेट के लिए दिया हुआ है कि आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये भी अपडेट नहीं हुआ है, तो जब हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों के जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आप लोगों के इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो वो भी अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक एक करके अभी आप लोगों के अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और ये जो आप लोगों का नोटिस है वो आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं कार्यक्रम एवं आदेश से। तो आप लोग यहाँ से अपना जाके नोटिस डाउनलोड करके एक बार खुद भी रीड कर लीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।